अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ हैं जिनको नॉन रेजिडेंट पर्सनस कहते हैं, उनके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी हो सकती है और क्या उनको अपनी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, अगर है तो किन किन सूरतों में, और अगर जो उनके फॉरेन एसेट्स हैं क्या वो उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है या सिर्फ वो पाकिस्तानी एसेट्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे सेक्शन 81 जो कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सनस को डिफ़ाइन करती है। A person shall be a resident person for a tax year if the person is a resident individual, resident company or a resident association of person for the year। यानी कि कोई पर्सन या वो इंडिविजुअल होगा या कंपनी होगी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा अगर वो रेजिडेंट कंपनी यानी लोकल पाकिस्तानी कंपनी या पाकिस्तान में मौजूद इंडिविजुअल शख्स या लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप अगर है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, रेजिडेंट पर्सन। और फेडरल गवर्नमेंट को भी रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। और नॉन रेजिडेंट कौन होगा? इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अ रेजिडेंट पर्सन, अगर वो रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद सेक्शन 82 है विच इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल से मुराद एक शख्स। तो एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year। यानी कोई शख्स जो पाकिस्तान में 183 डेज़ मिनिमम अगर पाकिस्तान में रहे तो वो रेजिडेंट रहेगा उस साल के लिए, ठीक है। यानी 183 या ज़्यादा दिन, 183 से ज़्यादा किसी भी ईयर में। अब ईयर से क्या मुराद है? फ्रॉम जुलाई ऑफ एनी ईयर टू जून 30 ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पहली डेफिनेशन तो ये होगी कि 183 डेज़ या ज़्यादा। दूसरी डेफिनेशन ये है इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज़ और मोर। दूसरी सूरत में क्या है कि पहली कंडीशन क्या है कि 120 या 120 से ज़्यादा दिन वो पाकिस्तान में रहा हो उस पर्टिकुलर साल में, एंड 4 years इन द प्रीवियस 4 years, यानी कि प्रीसीडिंग 4 year जो पिछले 4 साल हैं उनमें पाकिस्तान में जो टोटल उसकी प्रेजेंस है दैट शुड बी 365 डेज़ और मोर। यानी पिछले 4 सालों में अगर वो 365 दिन या ज़्यादा स्टे उसका पाकिस्तान में है और इस साल में उसका स्टे 120 दिन या उससे ज़्यादा है तो वो भी रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। तो ऑब्वियसली जो इस शर्त पे पूरा नहीं हो सकता वो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा। और सी कंडीशन इसमें यह है कि एज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। तो अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है यानी कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और उसकी पोस्टिंग बाहर हुई है, तो तब भी हालांकि वो ड्यूटी बाहर कर रहा है किसी और कंट्री में, लेकिन तब भी वो टैक्स पर्पज़ के लिए रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि रेजिडेंट कंपनी कौन सी है। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर किसी पाकिस्तानी लॉ के तहत वो कंपनी बनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी, मसलन कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, ठीक है। और इसकी बी कंडीशन ये है द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर।
या दूसरी सूरत यह है कि वो कंपनी पाकिस्तान में अगर ना भी बनी हो तो उसकी जो कंट्रोल और उसकी जो मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स हैं, कंपनी के ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान में सिचुएटेड थे, तो तब भी वो रेजिडेंट कहलाएगी। और सी में है इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी अगर है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी है, तो दैट विल आल्सो बी अ रेजिडेंट कंपनी। तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लोकल कंपनी में आएगी, रेजिडेंट कंपनी में आएगी। इसी तरह सेक्शन 84 है जो रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को डिफाइन करता है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। अगर साल में किसी भी वक्त उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन या उस पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान में रहा तो वो रेजिडेंट AOP कहलाएगी। सेक्शन 114 जो है वो बताता है कि कौन कौन टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, और इसी तरह 115 जो है वो ये बताता है कि कौन कौन रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो सेक्शन 114 में चूँकि ये बताया गया है कि कौन कौन लोग जिसके पास कमर्शियल मीटर है, जो किसी प्रोफेशनल बॉडी का है, जिसकी इनकम सर्टेन लेवल से अबव है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के हवाले से। तो इसके लिए पर्सनस नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश आर रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये सेक्शन 115 है। इसकी सबसेक्शन 3 में कहता है कि द फॉलोइंग पर्सनस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर सोली बाय द रीजन ऑफ क्लॉज 3, 4, 5 और 6 ऑफ द क्लॉज B ऑफ सेक्शन 114, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। तो उसमें ये विडो और ऑर्फन और इस तरह के लोग हैं। तो इसमें हम नीचे देखते हैं, इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबिलिटी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर पाकिस्तान में किसी रेजिडेंट पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फर्दर ये देखेंगे कि किन सूरतों में नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी पाकिस्तान में टैक्स पे करना है और पाकिस्तान में अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है। सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स subject to this ordinance a tax shall be imposed at the rate specified in division 4 of part 1 of the first schedule on every non-resident person who receives any Pakistani source royalty, fee for offshore digital services और fee for technical services। यानी कि कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर रिसीव करता है पाकिस्तानी सोर्स रॉयल्टी, यानी कि अगर उसको रॉयल्टी मिल रही है पाकिस्तान से या पाकिस्तान से डिजिटल सर्विसेज की पेमेंट्स हो रही हैं, फ़ी मिल रही है, या टेक्निकल सर्विसेज की फ़ी मिल रही है, तो उसका टैक्स विदहेल्ड होगा जो डिवीजन 4 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में दिया से। उसका मतलब है कि इसका टैक्स कटेगा तो फिर इसको अपनी रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह इसका फिर टैक्स कंप्यूट करने का तरीका यहाँ गिवन है कि ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जो है ना वो रेलेवेंट रेट अप्लाई होगा। सेक्शन 7 में कह रहा है कि टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, और ये भी इसी तरह कह रहा है कि डिवीजन 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर भी टैक्स पड़ेगा जो कि शिप्स या एयरक्राफ्ट्स का बिज़नेस कर रहा है ओनर के तौर पे या चार्टर के तौर पर। यानी या तो वो उस बिज़नेस का ओनर है
या वो चार्टर करा रहा है वो ऐसा शिप या ऐसा एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट होगा? द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वेदर इन और आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स एम्बार्क्ड इन पाकिस्तान। तो ग्रॉस अमाउंट जो होगी, जो रिसीव होगी या रिसीव होनी है। तो सिमिलरली सेकंड कह रहे हैं द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन पाकिस्तान फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स एम्बार्क्ड आउटसाइड पाकिस्तान। तो आप गुड्स या पैसेंजर्स को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं या गुड्स या पैसेंजर्स को आउट ऑफ पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, तो आपका टैक्स विदहेल्ड होगा और उसके रेट्स जो हैं वो गिवन हैं। इसी तरह सेक्शन 152 में पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स है कि कोई पर्सन रॉयल्टी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस और वगैरह के हवाले से अगर कोई पेमेंट करता है नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो उस पर भी टैक्स विदहेल्ड होगा। इसमें फर्दर ये है कि अगर कोई एडवांस पेमेंट की जाती है नॉन रेजिडेंट पर्सन को किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जो कंस्ट्रक्शन, असेंबली या इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, और उसके बाद कोई और कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन या सर्विसेज के हवाले से, या कोई टीवी वगैरह पे एड्स एडवर्टीज़मेंट्स के हवाले से, तो उस पर भी टैक्स विदहेल्ड होगा और ये टैक्स मिनिमम टैक्स होगा। इसी तरह कोई बैंकिंग कंपनी अगर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज के हवाले से किसी नॉन रेजिडेंट को पे करती है, तो उसमें भी टैक्स विदहेल्ड होगा। और सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पर भी टैक्स विदहेल्ड होगा। बेसिक प्रिंसिपल रह गया है सब सेक्शन 6 में, वो ये है कि अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो उसकी इनकम, पाकिस्तानी सोर्स जो इनकम है सिर्फ वो कंप्यूट की जाएगी और वो इंक्लूड की जाएगी, और जो ओवरसीज़ उसके इनकम है वो शामिल नहीं की जाएगी। अगर हम इसको सम अप करें तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसको सिर्फ उस सूरत में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है जब उसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम हो। हाँ, अलबत्ता वो बाज़ ट्रांजैक्शंस के ऊपर हायर टैक्स से बचने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, यानी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो इस सूरत में वो अपनी रिटर्न में सिर्फ लोकल एसेट्स और लोकल लोकल इनकम और लोकल एसेट्स को शो करेगा वो। तो इसके साथ ये वीडियो इख्तिताम पसीर हुई। आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।